राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग यूपी पीजीटी का पेपर देख रहे थे जिसमें हम लोग का 2009 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग को 10 का स्टार्ट करना है। तो 10 का ये पहला पार्ट रहेगा। तो इसको देखा जाएगा, इसमें 45 प्रश्न रहेंगे और जो पेपर होने थे वो तो अब टल ही गए हैं, तो टाइम मिल गया है। और जिन लोगों की तैयारी नहीं थी वो लोग अब अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं। देखा जाए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो इसमें पो धन अन होगा ये वाला, कि प धन अन होगा। इसको चेंज कर लिया जाए थोड़ा, कि प धन अवन होगा कि प धन न होगा। तो सबको पता है कि पो धन अन ये अयादि संधि होती है, ये वाला पहला वाला हम लोग का सही हो जाएगा। अब ये सूत्र दिया है कि एचो अयवायाव। सूत्र से ए को अय, ए रहेगा तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ओ रहेगा तो उसका अव हो जाता है। अय रहेगा तो उसका आय हो जाएगा। और औ रहेगा तो उसका आय आव हो जाता है। ये अयादि संधि का ऐसे नियम है। बाद में कोई स्वर हो तो, अब देखिए यहाँ पे बाद में कोई अगर स्वर रहेगा तब ऐसे होगा। पदांत ए या ओ के बाद अ होगा तो नहीं। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखा जाए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। तो समास पूछ रहा है, द्वंद्व समास। तो आज कल दिया है, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो आज कल जो दिया है इसमें क्या कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। रातों रात, दिन दिन ये सब तत्पुरुष समास हो जाएंगे। और वीर पुरुष क्या हो जाएगा, सॉरी ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रातों रात और दिन दिन, और ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, वीर पुरुष। अब देखिए यहाँ पे दिया है, द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। भाषा में कई युग्म शब्द होता है, उनका विग्रह करने पर और अथवा या लगता है। दोनों शब्द की प्रधानता एक समान होती है। आजकल में द्वंद्व समास है, रातों रात दिन दिन में अव्ययी, और वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अथ शब्द का विलोम है। तो अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है कि आदि होता है कि अंत होता है कि प्रारंभ होता है। तो अथ का इति होता है। अथ श्री महाभारत कथा होता है ना। तो अथ का मतलब शुरुआत और इति का मतलब खत्म। तो इति हो जाएगा इसका। अब देखिए निम्नलिखित में कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। शाश्वत का विलोम पूछा है। तो शाश्वत का मतलब होता है कि जैसे अमर कहते हैं हम लोग, ऐसे ही शाश्वत का मतलब होता है मृत्यु मर्त। इसका विलोम क्या होगा ये पूछ रहा है। नस्वर क्षणिक। तो इसका विलोम क्षणिक हो जाएगा। शाश्वत का विलोम क्षणिक याद रखना है। अब देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उच्च श्रृंखल, देखिए उच्च श्रृंखल लिखा है चारों में, लेकिन इसमें सही वर्तनी पकड़ना है कि कौन है। तो ये वाला जो उच्च श्रृंखल लिखा है ऐसे ही लिखा जाता है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे च और छ दोनों मिला रहेगा, यहाँ पे री की मात्रा रहेगी, और यहाँ पे ये रहेगा उच्च श्रृंखल, ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी ध्यान देना है। अब देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतसना, और ये लिखा है ज्योत्सना। तो या इसमें ध्यान ये रखना है कि ज्योत्सना जब लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाता है, ज्योत्सना ज्यो, और यहाँ पे त और स और न ये ध्यान रखना है, तीनों एक ही में रहेगा, ऐसे रहेगा ज्योत्सना। ज्योत और त स न तीनों एक ही में रहेगा, तो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। ये वर्तनी ध्यान रखना है। फिर देखिए अब 7 नंबर प्रश्न क्या है। यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सदृश्य है, सदृश है, सदृश्य है, और यहाँ पे सदृश है। यहाँ पे तो यहाँ पे सदृश्य है तो सदृश नहीं होता है, सदृश सही शब्द होता है, सदृश। दूसरा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। हरदेव बाहरी हिंदी व्याकरण में दिया हुआ है स्रोत यहाँ पे। फिर देखिए 8 नंबर क्या है। 8 नंबर प्रश्न है कि गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। मुहावरा का सही अर्थ है, मतलब कोई ये चीज की अपने पास में है और आदमी दूर खोज रहा है, इसका मतलब यही होगा। तो ऑप्शन क्या दिया है कि छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, और छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसमें तीसरा वाला जो है ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब फिर देखिए इसमें 9 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो इसमें तालव्य ऑप्शन दिया है, मूर्धन्य दिया है, दंत्योष्ठ दिया है, कंठ्योष्ठ दिया है। तो ओ और औ कैसे बनते हैं हम लोग को तो पता ही है कि ओ कैसे बनेगा, अ प्लस उ अगर मिल जाएगा तो ओ बन जाएगा। ठीक है। और अ और
और ओ मिल जाएगा तो ये हो जाता है अ बन जाता है, ऐसे अ। तो देखिए यहाँ पे अ क्या है, इसका उच्चारण कंठ से होता है, और वो जो ऊ है इसका उच्चारण होता है ओष्ठ से। तो दोनों मिलके किससे हो जाएगा, कंठ्योष्ठ हो जाएगा। तो इसमें चौथा वाला जो हम लोगों का ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओ और अ हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ई, यहाँ पे जो है मूल स्वरी और दीर्घ स्वरी। च वर्ग, य और स तालव्य वर्ण है। ठीक है, तो तालव्य ध्यान रखना कि यह जो है तालव्य है, और ये तालव्य से इसको कहा ही जाता है। फिर है मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण री, ट वर्ग, र, और ये मूर्धन्य से इसको हम लोग कहते ही हैं। र को ध्यान रखना है कि र का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है। फिर है कि दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण व दंत्योष्ठ वर्ण है। ये भी बार बार पूछा जाता है, दंत्योष्ठ कौन है, व है। फिर देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान अलंकारात प्रचक्षते उक्ति के लेखक है। तो ध्यान रखना है कि प्रचक्षते और पदावली अगर आ जाएगा तो किसको लगाएंगे, भामक लगाएंगे कि विश्वनाथ को लगाएंगे कि आचार्य मम्मट को लगाएंगे कि दंडी को लगाएंगे, तो डंडी को लगाएंगे। अगर प्रचक्षते और पदावली आ गया, इसमें ट्रिक याद किया जाता है कि अगर पूरा शब्द नहीं पकड़ा जाता है, पूरा अगर इसमें है तो पूरा वाक्य याद करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें एक एक शब्द पकड़ा जाता है, जैसे इसमें प्रचक्षते हो गया और एक में पदावली आता है, तो ऐसे पकड़ा जाता है एक एक शब्द इसमें। फिर देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है इसका कि आचार्य दंडी अलंकार और गुण की एक जैसी परिभाषा देते हैं। ये अलंकार को परिभाषित करते हुए कहते हैं, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। इसी का अर्थ दिया है इस यहाँ पे नीचे कि काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम क्या है, अलंकार है। मूलतः गुण का कार्य है रचना के सौंदर्य का विधान करना, किंतु दंडी उसे अलंकार धर्म मानते हैं। दंडी क्या है, अलंकारवादी आचार्य हैं, भामा हो गए, दंडी हो गए। इस प्रकार उनकी यह परिभाषा न केवल स्वरूप अपितु गुण के धर्म को भी स्पष्ट करता है, और आचार्य भरत की उसी परंपरा को स्पष्ट करती है जिसमें गुण तथा अलंकार को एक ही सारणी के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कीरति भनिति भूति भल सोई सुरसरि सम सब हित होई। एक जगह तो पूछा है कि पंक्ति किसकी है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि तुलसीदास की इस पंक्ति में, यानी कि कंफर्म कर दिया कि तुलसीदास की ये पंक्ति है। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है, यश की प्राप्ति है इसमें कि स्वांतः सुखाय है कि लोक मंगल है कि धनार्जन है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कीरति भनिति भूति बल सोई सुरसरि सम सबका हित होई, तो यहाँ से देखेंगे कि सबका हित होई मतलब कि ये सबका हित चाहते हैं, यानी कि क्या चाहते हैं, लोक मंगल चाहते हैं, यश की प्राप्ति नहीं चाहते हैं, ये भी गलत हो गया। स्वांतः सुखाय अगर दूसरे जगह अगर रहेगा, एक है ना स्वांतः सुखाय, तुलसी रघुनाथ गाथा ऐसे करके है, उसमें स्वांतः सुखाय रहता है, लेकिन इसमें सबका हित हो ये आ गया है, मतलब कि यहाँ पे लोक मंगल चाह रहे हैं। ये वाला सही हो जाएगा। तीसरा धनार्जन तो कोई है नहीं। फिर देखिए 12 नंबर है, ऐसी दो पंक्तियां मिलती हैं। रीतिकाल की ये पंक्ति है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये है कि मार जो है कि प्रेम का जो मार्ग है बहुत आसान है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। अब देखिए पंक्ति के लेखक कौन है पूछ रहा है कि मतिराम हैं कि देव हैं कि घनानंद हैं कि बिहारी हैं। तो ये पंक्ति जो है घनानंद की है, घनानंद की पंक्ति है। और एक और पंक्ति है कि यह प्रेम पंथ कराल महा तरवार के धार पे धावन है। तो वो पंक्ति किसकी है, वो बोधा की पंक्ति है। ध्यान रखना है दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये रीति मुक्त धारा के कवि हैं। रीतिकाल में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें तीन है ना, रीति बद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध में बिहारी हैं, रीतिबद्ध में जैसे आचार्य लोग जो हो गए, केशव हो गए, भिखारी दास हो गए, और ये चिंतामणि हो गए, और रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव ये सब आते हैं। इस प्रश्न में प्रस्तुत पंक्ति घनानंद की कविता का अ, सरस उदाहरण है। घनानंद के लिखे 5 ग्रंथों का पता चलता है। तो देखिए इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं। सुजान सागर है, सुजान सागर, विरह लीला, यहाँ पे लोकसार नहीं रहेगा, यहाँ पे कोकसार रहेगा। मिलता तो है कोकसार ही, ध्यान रखना है कोकसार। और फिर रसकेल वल्ली है, और कृपा कंद निबंध है। ठीक है।
अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है। सरपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब सरपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा मानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि हजाइब द्विवेदी मानते हैं कि पंडित राहुल सांकृत्यायन मानते हैं? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन सरपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और डॉक्टर, अब यहाँ पे नीचे दिया है कि कौन किसको मानते हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। ठीक है, स्वयंभू या भ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू पौमचरी वाले, जिनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये स्वयंभू है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के शरपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और सर्वमान यही है कि हिंदी का प्रथम कवि कोई पूछेगा कि कौन है तो शरापा को ही बताया जाएगा। वे 8वें, क्या लिखा है यहाँ पे, वे सिद्धों में से एक थे। वे 8, 84 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, 8 नहीं है, ये 4 रहेगा। 84 सिद्धों में से एक थे, क्योंकि सिद्धों की संख्या 84 थी। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। अब देखिए, अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक है। संदेश राशक रचना यहाँ पे बता दिया है कि इसकी अब्दुल रहमान की है। ये क्या है, महाकाव्य है कि खंड काव्य है कि प्रबंध है कि मुक्तक है? तो ये खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी है राजा या कोई भी किसी का भी स्टोरी हम लोग अगर थोड़ा सा उसका जीवन का एक पार्ट लेके लिख रहे हैं तो खंड काव्य रहेगा। अगर उसका पूरा जीवन के बारे में लिख रहे हैं शुरू से अंत तक तो प्रबंध काव्य रहता है। तो खंड काव्य एक खंड होता है, प्रबंध काव्य शुरू से लेकर लास्ट तक उसका स्टोरी लिखा जाता है। ये क्या है, खंड काव्य है संदेश राशक। अब 15 नंबर क्या है, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? परमाल रासों में मिलता है कि पृथ्वीराज रासों में मिलता है कि खुमार रासों, यहाँ पे खुमार रहेगा, गुमान हो गया है, फिर हमीर रासों में। तो किसमें मिलता है? आल्हा उदल, ये परमाल रासों में मिलता है। परमाल रासों के रचयिता जगनिक, ये भी पूछा जाता है किस इसके रचयिता कौन है। तो परमाल रासों के रचयिता जगनिक नामक कवि माने जाते हैं, जो महोबा के राजा परमर्दिदेव, यहाँ पे देव रहेगा, परमर्दिदेव का आश्रित था। उसने इस काव्य में आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया है। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी और हमीर रासो सांगधर की रचना है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं केशव दास, नाभादास, ईश्वर दास, रामानंद। तो राम रक्षा स्रोत किसकी रचना है? ये रामानंद की रचना है। कबीर के जो गुरु जी थे रामानंद, वही रामानंद है। स्वामी रामानंद संस्कृत के पंडित थे। वैष्णव मताब्ज भास्कर, यहाँ पे मताब्ज रहेगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार, यहाँ पे रामार्चन पद्धति है, इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्रोत की सूचना काशी नागरी प्रचारी सभा के खोज विवरण में दी गई है। उसके प्रकाशित होने पर इनका हिंदी काव्य सामने आ सकता है। केशवदास द्वारा लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथ मिलते हैं। तो केशवदास का ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कवि प्रिया जो है इनका अलंकार ग्रंथ है, रसिक प्रिया जो है रस ग्रंथ है, रामचंद्रिका इसमें छंदों का अजाब घर इसको कहा गया है, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, इनका आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। प्रबोध चंद्रोदय से प्रभावित है विज्ञान गीता जो है इनका। फिर रतन बावनी है और जहांगीर जस चंद्रिका। नाभादास की रचना है भक्तमाल, इसमें 200 कवियों का वर्णन किए बताए हैं, 200 कवियों के बारे में। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा और भरत मिलाप और अंगद पैज। कहीं कहीं ये विलाप भी मिलता है, भरत विलाप। तो सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है, ध्यान रखना है। अब देखिए, सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद, देव, पद्माकर। रीतिकाल पढ़ेंगे तो उसमें इतना एक ही जैसा सब लोग लिख दिए हैं, कोई सुजान को लेके बहुत लोग लिख दिए हैं। तो ध्यान रखना है, रीतिकाल में जो लोग प्रसिद्ध हैं जैसे देव हो गए, घनानंद हो गए, मतीराम हो गए, सबकी रचनाओं को ध्यान से पढ़ना है। तो सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद, देव, पद्माकर, मतीराम। तो देव की रचना है। देव जो थे ये आचार्य भी थे और कवि भी थे, ये ध्यान रखना है। रसवादी आचार्य थे देव, ये भी पूछा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1673 ईस्वी में। देखिए, कवि देव द्वारा रचित 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु आज ये 15 ही उपलब्ध हैं। भाव विलास, तो इनकी रचनाएं देखिए, भाव विलास भी है, भवानी विलास भी है, दोनों याद रखना है। अष्टयाम भी इनकी रचना है, अष्टयाम नाभादास की भी रचना है, देव की भी रचना है अष्टयाम। फिर है भवानी विलास, ये तो है।
प्रेम तरंग है, कुशल विलास है, जाति विलास नाम से लिखे हैं। देवचरित जो इनकी रचना है, इसमें ये कृष्ण के बारे में लिखे हैं, देवचरित। फिर रस विलास इनकी रचना है, प्रेमचंद का ध्यान रखना है, सुजान विनोद तो पूछा ही है, काव्य रसायन या शब्द रसायन है, सुख सागर तरंग ध्यान रखना है, क्योंकि सुख सागर सदा सुखलाल की भी रचना है, और सुख सागर तरंग पूछेगा तो देव की रचना हो जाएगी। राग रत्नाकर देव की रचना है, देव शतक और देव माया प्रपंच ये सब देव की रचना है। अब देखिए पद्माकर। पद्माकर जो है, पद्माकर द्वारा रचित 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं, हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण और जगत विनोद है, ये रस ग्रंथ है इनका, जगत विनोद। प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी है, प्रताप सिंह वीरदावली है और कली पच्चीसी है। अलीजा प्रकाश भी है, बहुत इनकी रचनाएं और भी हैं। फिर देखिए मतीराम द्वारा रचित 8 ग्रंथ कहे जाते हैं, इनका फूल मंजरी है, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत पूछा जाता है, साहित्य सार। रसराज तो पूछा ही जाता है। फिर है ललित ललाम, इनका अलंकार ग्रंथ है। सही ध्यान रखना है कि कौन कौन लोग लिखे हैं। फिर अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। फिर देखिए घनानंद कृत, सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद निबंध, वियोग बेली, इश्क लता। तो एक लोग इश्क लता लिखे हैं और एक लोग इश्कनामा लिखे हैं, तो बोधा इश्कनामा लिखे हैं। और यमुना यश इनकी रचना है और यमुना लहरी ग्वाल की रचना है, ध्यान रखना है। यमुना यश पूछेगा तो घनानंद, और यमुना लहरी पूछेगा अगर तो ग्वाल की रचना। गंगा लहरी रहेगा तो पद्माकर की रचना। सब एक ही जैसी रचना है, लेकिन पकड़ना है कि कौन क्या लिखे हैं। प्रीति पावश, पदावली, प्रकीर्णन छंद आदि ये सब घनानंद की रचना है। फिर देखिए 18 नंबर क्या है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो चिंतामणि जो है 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। चिंतामणि त्रिपाठी वही हैं जिनको आचार्य शुक्ल कहते हैं, कि इन्हीं से अखंडित परंपरा शुरू होती है रीतिकाल की। तो इनके प्रबंध काव्य पूछ रहा है इनका कौन है, तो कृष्ण चरित यहाँ पे दिया है, काव्य प्रकाश है, श्रृंगार मंजरी है, रस विलास है। तो रचनाएं सब तीनों इन्हीं की है, लेकिन प्रबंध काव्य कौन है, तो इसमें कृष्ण चरित जो है ये प्रबंध काव्य है। तो कृष्ण चरित नाम से है, रामायण नाम से है, और एक और कोई है इनकी रचना। 3 प्रबंध काव्य है इनके। हाँ, ये है रामाश्वमेघ है। देखिए चिंतामणि द्वारा रचे हुए 9 ग्रंथ बताए जाते हैं, और इनका जन्म भी ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ है, 1609 ईस्वी में। ये चिंतामणि भूषण मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी, ये चारों लोग भाई थे। चिंतामणि भूषण भूषण मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी। तो इनका ग्रंथ भी ध्यान रखना है कि इनका जन्म भी ध्यान रखना है कि 1609 में इनका जन्म हुआ। और इनकी रचनाएं देखिए, रस विलास है, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, ये बहुत इनका फेमस है। कवि कुल कल्पतरु जो इनकी रचना है, ये जो है सर्वांग निरूपक निरूपक ग्रंथ है इनका। कृष्ण चरित है, काव्य विवेक भी ध्यान रखना है, काव्य प्रकाश ये मम्मट की भी रचना है और इनकी भी रचना है। तो काव्य प्रकाश चिंतामणि की भी रचना है। फिर है कवित्व विचार और रामायण। और इनका 3 जो है प्रबंध काव्य कौन है, रामायण है, रामाश्वमेघ है और कृष्ण चरित है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, ठीक ना, ये तीनों। इनको मणिमाल भी कहा जाता था, चिंतामणि को। चिंतामणि। अब देखिए हिंदी का 19वां प्रश्न क्या है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, ये कब प्रकाशित हुआ ये पूछ रहा है। 1840, 1826, 1830, 1844। तो ये 1826 में प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ। ये साप्ताहिक पत्र था, ध्यान रखना है। और वो पूछेगा हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र पूछेगा तो समाचार सुधावर्षण बताया जाएगा, लेकिन साप्ताहिक पूछेगा तो इसी को बताया जाएगा, उदंत मार्तंड को, जिसके संपादन जुगल किशोर शुक्ल थे। इसका संपादन कौन किए थे, जुगल किशोर शुक्ल। फिर अब देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो हुंकार भी है, कुरुक्षेत्र भी है, 1946 में इसका समय है, उर्वशी है, त्रिधारा है। तो त्रिधारा मुकुल ये सब किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, तो त्रिधारा नहीं होगी। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं निम्नलिखित हैं, तो देखिए रेणुका हो गई, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये चीनी युद्ध पे लिखे हैं परशुराम की प्रतीक्षा। और रश्मि रथी ये कर्ण के जीवन पे है, उर्वशी है, ये कामाध्यात्म की रचना है। उर्वशी क्या है, कामाध्यात्म की रचना है, और इसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। नील कुसुम, कोयला और कवित, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम, यहाँ पे हरिनाम है।
फिर देखिए अनुदित काव्य रचनाएं, अ, आत्मा की आंखें, सीपी और शंख, इनकी गद्य रचनाएं भी पूछी जाती है। देखिए ये जो संस्कृति के 4 अध्याय है, इस पे इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और हाँ, संस्कृति के 4 अध्याय। शुद्ध कविता की खोज इनका बार-बार पूछा जाता है। और विवाह की समस्याएं, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन ये कहीं पूछा नहीं गया है। दिनकर की डायरी, फिर त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अब देखिए 21वां प्रश्न क्या है? साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं। साहित्यालोचन तो श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुंवर वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो ये श्याम सुंदर दास की रचना है। श्याम सुंदर दास की आलोचक कृतियां निम्नलिखित हैं। तो साहित्यालोचन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। रूपक रहस्य भी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का विकास, भाषा रस, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता, 2 भाग में ये है। और फिर लक्ष्मीकांत वर्मा है, इनकी आलोचना कृतियां हैं नई कविता के प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान रहेगा तो वो हो जाएंगे डॉक्टर नामवर सिंह, और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। फिर नए प्रतिमान, पुराने निकष, तो प्रतिमान दोनों में आ रहा है। अशोक वाजपेयी ये कवि हैं, इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, कविता का गल्प। फिर देखिए 22वां प्रश्न क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है। तो राजश्री, विशाख, करुड़ालय, ध्रुव स्वामिनी। तो करुड़ालय जो इनका है गीति नाट्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण इस प्रकार है। विशाख, अजातशत्रु, इसका समय 1922 है। कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त 1931 में है, दुर्स्वामी 33 में है। प्रसाद के करुड़ालय को गीति नाट्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। ध्रुव स्वामिनी जो है इसमें पुनर्लग्न समस्या है, ध्यान रखना है इसमें। और चंद्रगुप्त जो है इनका इसमें कार्नेलिया पात्र है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, वही गाती है ना। और अब देखिए आगे 23वां प्रश्न। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि। तो सेवा सदन जो है 1918 ईस्वी, इसका पहले उर्दू में क्या नाम था? बाजार हुस्न नाम था। गबन का किसना नाम है? रंगभूमि जो है इसका क्या नाम है? अ, इसका नाम है, यहाँ पे दिया होगा देखिए, इस सबका नाम याद रखना है। हाँ, चौगाने हस्ती है। सबका याद रखना है कि पहले उर्दू में लिखे थे तो उर्दू में क्या नाम था। प्रेमचंद कृत उपन्यास हैं प्रेमा, रूठी रानी, और सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। यहाँ से हिंदी में लिखना शुरू कर दिए कायाकल्प जो है। फिर निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न उर्दू उपन्यासों का हिंदी रूपांतर है बाजार हुस्न, इसका नाम है सेवा सदन। ये हिंदी नाम है, ये उर्दू नाम है। फिर देखिए उर्दू नाम गोसाई अफमत किसका है? ये प्रेमाश्रम का है। फिर चौगाने हस्ती किसका नाम है? रंगभूमि का है। हम खुरमा व हम शवाब, प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह। फिर जलवायु इशार जो है ये वरदान का है। तो सबका नाम याद रखना है कि कौन उर्दू में क्या नाम था, पूछा जाता है। फिर अब 24वां प्रश्न क्या है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नाटक चल रहा है और जो पर्दा गिरता है उसके पीछे, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, यही पूछ रहा है। तो पृष्ठ मंच कहलाएगा, कि दर्शक दीर्घा कहलाएगा, कि नेपथ्य, कि कलाकार दीर्घा कहलाएगा? तो नेपथ्य कहलाएगा। ठीक है, नेपथ्य राग किसी की रचना भी है, शायद मीरा कांत की है नेपथ्य राग रचना, तो नेपथ्य कहलाएगा। यहाँ पे लिखा है कुशील व कुटुम्बस्य गृहम नेपथ्यमुच्यते। अभिनेतागण जहाँ पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं उसे नेपथ्य कहते हैं। फिर देखिए 25 नंबर क्या है? प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है। तो प्लाट का मोर्चा है, इसकी विधा पूछी जा रही है। कहानी है कि संस्मरण है कि रिपोर्टाज है कि यात्रा वृत्तांत है? तो ये रिपोर्टाज है। ठीक है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन है? लक्ष्मीपुरा है, जो किसमें, रूपाब में 1938 में छपा था ना, ध्यान रखना है ये भी। फिर देखिए 26वां प्रश्न क्या है? कालाजल उपन्यास के लेखक हैं बदी उजमा, रमेश बच्ची, सानी, कृष्णा सोबती। तो कालाजल जो है ये सानी का उपन्यास है, ये सांप्रदायिकता है, इसमें बताया गया है, सांप्रदायिकता पे आधारित है कालाजल उपन्यास।
कहीं कहीं स्त्रियों पे लिखा रहता है, लेकिन ध्यान रखना है, यूथ में अगर पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें स्त्री समस्या से कुछ दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है कि सांप्रदायिकता पे आधारित है काला जल। ये किसका उपन्यास है? सानी का उपन्यास है। सानी हो जाएंगे सही। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं सूरजमुखी, अंधेरे के, यारों के यार, मित्रों, यहाँ पे मित्रों रहेगा, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, इनका सबसे प्रसिद्ध है, इस पे साहित्य अकादमी भी मिला है। ए लड़की रमेश बच्ची का उपन्यास बैसाखियों वाली इमारत, एवं सानी का काला जल उपन्यास है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है? मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना की है? नागार्जुन, रांगेरा का, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये त्रिलोचन की रचना है, जिनकी रचना धरती है वही त्रिलोचन। अब देखिए यहाँ पे दिखा लिखा है, नागार्जुन की रचना कृतियां निम्नलिखित हैं: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था। तो ध्यान रखना है, उसने कहा था गुलेरी जी लिखे, और तुमने कहा था नागार्जुन की रचना है। वो कहानी है लेकिन ये काव्य है। रंगे राघव की रचनाएं अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, ये उपन्यास ज्यादा लिखे हैं रंगे राघव। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं युग की गंगा, ये ध्यान रखना है, इनकी युग की गंगा है और नागार्जुन की युग धारा है। नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा, त्रिलोचन की। अब त्रिलोचन की रचना कौन कौन है? धरती है, ये मिट्टी की बारात जो यहाँ पे दिया है, ध्यान तो रखना है, त्रिलोचन की भी रचना है लेकिन ज्यादा शिवमंगल सिंह सुमन की ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये सब त्रिलोचन की रचना है। फिर देखिए 28 नंबर, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक है? गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र, राजी सेठ। तो एक पति के नोट्स रहेगा तो महेंद्र भल्ला हो जाएंगे, और रहेगा एक पत्नी के नोट्स तो हो जाएंगे ममता कालिया की रचना हो जाएगी। अब देखिए गिरिराज किशोर की निम्नलिखित कहानियां हैं। तो गिरिराज किशोर की कौन कौन सी कहानियां हैं? चार मोती बेयाब, तो चार मोती बेयाब है, फिर नीम के फूल है, पेपर वेट है। पेपर वेट किसी और की रचना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसकी रचना है पेपर वेट नाम से। फिर रिश्ता और अन्य कहानियां, शहर दर शहर, हम प्यार कर लें, जगत तारनी है, जगत तारनी। फिर है लहू पुकारेगा, गाना बड़े गुलाम अली खां का, सब इनकी कहानियां हैं। वल्द रोजी। अब फिर देखिए राजी सेठ की कहानियां कौन कौन है? अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, ये सब इनकी रचना है। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक महेंद्र भल्ला है। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है? अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 12, 20 और 15। तो अलवारों की संख्या 12 मानी गई है। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा तमिल थी। दक्षिण भारत में लोग थे अलवार भक्त, ये वैष्णव भक्त थे, और नैनार जो थे वो शैव भक्त थे। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके नाम हैं सरो योगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्ति सार, षटकोप, ये ध्यान रखना है षटकोप को, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णु, यहाँ पे विष्णु चिंत हैं, फिर गोदा हैं, भक्ताग्रिरेण हैं, मुनिवाहन हैं, परकाल हैं। तो इसमें षटकोप ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है। फिर देखिए 30 नंबर क्या है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद किन्हीं लेखक हैं, प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये सब कौन लिखे हैं? डॉक्टर धर्मवीर लिखे हैं। ये दलित आलोचक हैं डॉक्टर धर्मवीर, जिनकी आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। अब देखिए 31 नंबर, शतल मिश्र की भाषा की विशेषता है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। तो सदल मिश्र जो हैं इनकी भाषा में क्या पाया जाती है? पूर्वीपन पाया जाता है। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे। इन्होंने भी कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेतोपाख्यान, ये बार बार पूछा जाता है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है, तैयार की। ब्रजभाषा के साथ साथ कुछ पूर्वीपन इनकी भाषा में दिखाई देता है। फिर देखिए अब 32वां प्रश्न क्या है? अंधेरे में कविता किसने लिखी है? आशंका के दीप अंधेरे में, इसका शुरू में नाम था, कल्पना पत्रिका में छपी थी। तो ये पूछ रहा है किसने लिखी है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, धूमिल। तो ये मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में। मुक्तिबोध में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा है में आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है।
अंधेरे में ब्रह्मराक्षस कविताएं इस दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय हैं। तो ये अंधेरे में और ब्रह्मराक्षस जो कविताएं हैं ये चांद का मुंह टेढ़ा है इसमें संकलित है, ध्यान रखना है। भूरी भूरी खाक धूल इनकी काव्य कृतियां हैं। अब देखिए 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो ये तार सप्तक जो है 1943 इसमें है। दूसरा सप्तक कब है? 1951 में है। और तीसरा है 1959 में। और चौथा सप्तक है 1979 में। ठीक है, ये डेट भी याद रखना है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं, नए भावों एवं नई शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। तार सप्तक के कवि हैं नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, उतना व सूरज है इनकी रचना है ना, इस पे साहित्य मिला है। गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे। फिर देखिए 34 नंबर है, उज्ज्वल नीलमणि किसका ग्रंथ है? रूप गोस्वामी, विश्वनाथ, वात्स्यायन या केशव मिश्र। तो रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। फिर है कि 35 नंबर प्रश्न है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। और इनको कहे हैं बच्चन सिंह रूपकों का बादशाह। तो यहाँ पे लिखा है कि भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है, लेकिन बच्चन सिंह को ज्यादा ध्यान रखना है, भगवान दीन से उतना मतलब नहीं है। फिर देखिए 36 नंबर, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सूफी जो थे क्या लिखते थे? अवधी में लिखते थे, ब्रज में लिखते थे, बुंदेली में लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे। तो वो लोग लिखते थे अवधी में, जैसे पद्मावत है ना, पद्मावत ठेठ अवधी में है, तो ये लोग अवधी में लिखते थे। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जैसी ने पद्मावत में जिस अवधि का प्रयोग किया है वह ठेठ ग्रामीण अवधि है, अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता दिखाई नहीं पड़ती जो तुलसी की भाषा में विद्यमान है। जैसी की भाषा में अवधि के लोक प्रचलित मुहावरे एवं लोकोक्तियों का समावेश हुआ है। अब देखिए 37वां प्रश्न है कि नाथपंथ के प्रणेता कौन थे? तो इसमें शिल्पी में हम लोगों का गलत दिया है, आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चाणुक्यनाथ। तो नाथपंथ के प्रणेता कौन थे? गोरखनाथ थे, सिंपल बात है। अब मच्छंदरनाथ नहीं लगाना है। आदिकाल में नाथपंथियों के हठयोग साधना आरंभ हुई। कि यहाँ पे है कि नाथपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र। नाथपंथ को चलाने वाले मत्स्येन नाथ, मच्छंदर नाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। फिर देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा। तो विस्मय होगा तभी तो अद्भुत रस में क्या है उसका स्थायी भाव? विस्मय है। रस और उनके स्थायी भाव निम्नलिखित हैं। श्रृंगार रस का रति, ये ध्यान रखना है। श्रृंगार रस का क्या होता है स्थायी भाव? ये रति होता है। रसों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक ना। और 8 भी माना जाता है, लेकिन 9 ध्यान रखना है। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय एवं शांत रस का निर्वेद। यही 9वां रस है हम लोग का, शांत रस। ठीक। अब देखिए 39 नंबर, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कौन लिखा है भाई? अभी इसको देखा जाए। ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती, मोहनदास नेमिश्राय, शिवराज सिंह बेचैन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, कोई लिख नहीं रहा था तो कहे कि लाइए हम ही लिख दें दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और मोहनदास नेमिश्राय जो है अपने अपने पिंजरे लिखे हैं। और हिंदी की हिंदी नहीं, दलित आत्मकथा जो है, हिंदी दलित आत्मकथा जो है उसमें पहली आत्मकथा है।
पहली दलित आत्मकथा मोहनदास नेमिशराय की अपने अपने पिंजरे है, ये ध्यान रखना है। और देखिए आगे 40 नंबर प्रश्न क्या है, कंधा का तत्सम है, तो स्कंद होगा कि अस्कंद होगा कि कच्छू होगा कि कंधु होगा, तो इसमें अस्कंद हो जाएगा। कंधा का तत्सम क्या होगा, अस्कंद हो जाएगा। और फिर देखिए रेखाएं बोल उठी, रेखाचित्र किसने लिखा है, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी, शांतिप्रिय द्विवेदी, श्रीपूजन सहाय, उपेन्द्रनाथ अस्क। तो देवेंद्र सत्यार्थी लिखे हैं रेखाएं बोल उठी। भावात्मक रेखा चित्रकारों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने बड़े सजीव एवं भावप्रवण रेखाचित्र लिखे हैं। रेखाएं बोल उठी तथा दूसरे संग्रहों में समृद्ध रेखाचित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भावों और तथ्यों पर केंद्रित होता गया है। उनके रेखाएं बोल उठी संग्रह के दादा दादी के चित्र, चिरनूतन चित्र, अच्छे भले आदमी की बात, रेखाचित्रों में जहाँ तथ्य निरूपण का प्राचुर्य है वहीं रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध, आज मेरा जन्मदिन है में भावात्मकता का अभेद का अधिक आधिक्य है। पता नहीं क्या सब इसमें भर दिए हैं लोग, इतना गहराई से कौन पूछेगा प्रश्न। अब देखिए 42 नंबर, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, ये कोई प्रश्न हुआ। राय कृष्णदास, अज्ञे, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो साधना गद्य काव्य कौन लिखा है, राय कृष्णदास लिखे हैं। ये गद्य काव्य के लिए प्रसिद्ध है, राय कृष्णदास। राय साहब ने परंपरागत ब्रजभाषा में कविताएं लिखी हैं जो ब्रजरज में संग्रहित हैं, तो ब्रजरज ध्यान रखना है। इनके भावुक नामक खड़ी बोली काव्य संग्रह पर छायावाद का स्पष्ट प्रभाव है। राय साहब हिंदी साहित्य में अपने गद्य गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गद्य गीतों के संग्रह साधना और छायापथ के नाम से प्रकाशित है। तो एक हो गया साधना और एक है छायापथ, ये भी ध्यान रखना है। संलाप और प्रवाल में इनके संवाद शैली के निबंध संग्रहित हैं। इनकी कहानियां उतनी प्रसिद्ध नहीं है, पूछा नहीं गया है कहीं। अनाख्या सुधांशु और आंखों की था नामक संग्रह में संकलित है। इन्होंने खलील जिब्रान के द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में सुंदर अनुवाद किया है। तो ध्यान रखना है कि खलील जिब्रान की रचना है द मैड मैन, उसका एक पगला नाम से हिंदी में सुंदर अनुवाद किए हैं। अब है 43 नंबर का प्रश्न हम लोग का, पूछ रहा है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज, कह रहे हैं कि पहली परंपरा नहीं अब दूसरी परंपरा की खोज की जाएगी। तो दूसरी परंपरा की खोज में पूछ रहे हैं कि किस पर केंद्रित है, हजाइब प्रसाद द्विवेदी पे है कि जयशंकर प्रसाद पे है कि जगदीश गुप्त पे है कि प्रेमचंद पे है। तो यह आचार्य हजाइब प्रसाद द्विवेदी पे केंद्रित है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना। अब देखिए आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है, आपका बंटी जिसमें छोटा बच्चा बेचारा बंटी रहता है और उसमें उनकी मम्मी का नाम शकुन रहता है, पिताजी उनके है अजय, अजय बत्रा ना। तो बेचारा ये सोचता है कि अब ये बीच में फंस जाता है कि मम्मी क्या रहे कि पापा क्या रहे, तो इसीलिए लिखी है मन्नू भंडारी आपका बंटी। ठीक है, इसमें छोटे बच्चे के बारे में लिखा गया है, जो लोग उपन्यास पढ़े हैं वो तो जानते ही होंगे। तो ये उपन्यास किसने लिखा है पूछ रहा है, मन्नू भंडारी, निरुपमा सोबती, शिवानी, राजी सेठ। तो ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। मन्नू भंडारी ज्यादा उपन्यास लिखी भी नहीं है, 2-3 उपन्यास है इनका, और सबसे ज्यादा फेमस आपका बंटी ही है। मन्नू भंडारी के उपन्यास निम्नलिखित हैं, तो महाभोज है इनका, ये ध्यान रखना है, ये राजनीतिक उपन्यास है इनका महाभोज। और आपका बंटी है, एक इंची मुस्कान जो है ये राजेंद्र यादव के साथ में लिखी है। राजी सेठ के उपन्यास है तत्सम, कहीं कहीं तत्सत मिलता है, तत्सम किसका इतिहास है, शिवानी के। देखिए शिवानी के 14 फेरे, कृष्ण कली, यहाँ पे गली नहीं है कली है, कृष्ण कली। और फिर भैरवी है, विषकन्या है, स्वयं सिद्धा है, रथ्या है, श्मशान चंपा है, रतविलाप है, करिए छिमा, मणिक उपन्यास, ये सब इनके हैं। निरुपमा शोभती के उपन्यास है पतझड़ की आवाजें, पतझड़ में जब पत्ते गिर गए हैं तो उनकी आवाजें आ रही हैं निरुपमा शोभती को। फिर है बटता हुआ आदमी, और है फिर मेरा नरक अपना है, इनका अपना नरक है, इसका निरुपमा शोभती का, दहकन के पार। तो पतझड़ की आवाजें, बटता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार, ये सब निरुपमा शोभती के उपन्यास हैं। अब देखिए 45 नंबर, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है। तो नई कहानी आंदोलन जो है इसमें 3 लोग त्रयी माने गए हैं,
एक तो राजेंद्र यादव हो गए, फिर मोहन राकेश हो गए, कमलेश्वर हो गए। तो यहाँ पे इन तीनों में से बस एक लोग यहाँ पे हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश हो जाएंगे। ये जैनेन्द्र नहीं होंगे, यशपाल भी नहीं होंगे, इलाचंद जोशी भी नहीं होंगे। नई कहानी का सूत्रपात 1950 ईस्वी के आसपास नई कविता की तर्ज पर हुआ। ठीक है, बुक में तो 54 देता है, 1954। यहाँ पे 50 दिया है। आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा, 54 है। ठीक है, और नई कहानीकारों में प्रमुख हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। बाद में चल के समांतर कहानी इनका एक आंदोलन है, समांतर कहानी आंदोलन कमलेश्वर का है। उसका समय है 72 में, शायद हाँ 72 में ही है। फिर धर्मवीर भारती इसमें आ जाएंगे, निर्मल वर्मा आ जाएंगे। इनकी रचना है परिंदे, बहुत फेमस है। अमरकांत हैं, दोपहर का भोजन इनकी कहानी है। मार्कंडेय, गुलरा के बाबा इनकी कहानी है। पान फूल, हंसा जाई अकेला, सब इनकी रचना है। मन्नू भंडारी हैं, फिर राजकमल चौधरी हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, ये सब हैं। 45 नंबर हो गया, कितना है इसमें देख लिया जाए। 47 तक है, पूरा देख ही लिया जाए इसको। 46 नंबर क्या है? उपमा। उपमा, पद, लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुण से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है? अब ये संस्कृत साहित्य से इतना देर तक से हम लोग पढ़ रहे थे, अब संस्कृत साहित्य से हम लोग को प्रश्न मिला है। कालिदास हैं कि भारवी हैं कि दंडी हैं कि माघ हैं? तो उपमा, पद, ललित और अर्थ गौरव। तो यहाँ पे एक हम लोग को याद होगा, माघे संति त्रय गुण है ना, तो माघ हो जाएंगे। भारतीय आलोचकों ने एक मत से माघ पर अभूत प्रशंसा की वृष्टि की है। उनमें कालिदास की उपमा, तो कालिदास में क्या गुण था? कालिदास, उपमा कालिदास से कहा गया है, उपमा कालिदास से, तो कालिदास में उपमा की प्रधानता है, उपमा देने में बहुत ये आगे थे कालिदास। फिर है भारवी का अर्थ गौरव। भारवी किरातार्जुनीयम जो रचना है, वो भारवी जो है इनका अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, भारवी। फिर दंडी का पद लालित्य है, और ये तीनों गुण किस में है? ये तीनों गुण है एक साथ है माघ में। उपमा कालिदासस्, भारवे अर्थ गौरवम, दंडिनः पद लालित्यम, माघे संति त्रयोगुण। फिर देखिए 47 नंबर प्रश्न हम लोग का है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? इनका नाम भी बहुत अच्छा है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, रामवृक्ष बिनपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या रामनाथ सुमन। तो स्मृति के दीप जलाए ये किसकी रचना है? रामनाथ सुमन की रचना है। और हम लोग का 47 नंबर तक प्रश्न यहाँ पे हो गया समाप्त। उसके बाद देखा जाएगा आगे। ठीक है, और जो भी इसमें जो है अभी कोई भी अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली उस पर प्रश्न उस पे आते रहते हैं, क्विज। एक हफ्ता में, एक दिन में 10 प्रश्न हुआ तो एक हफ्ता में कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग का तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बाद में। धन्यवाद आप सभी का।